पे हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी भूमिका कवक द्वारा की जाती है। तो देखिए, जो आपका इकोलॉजी है, इकोलॉजी इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं। एक को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे को हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर? यानी एक को हम जैविक घटक बोलते हैं, दूसरे को अजैविक घटक बोलते हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट है आपका जंतु यानी कि एनिमल्स, दूसरे होते हैं आपके प्लांट्स और तीसरे होते हैं आपके डीकंपोजर। ठीक है, डीकंपोजर जिसको हम अपघटन कर्ता बोलते हैं। और इस डीकंपोजर के दो एग्जाम्पल हैं आपके। पहला एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया और दूसरा एग्जाम्पल है आपका फंजाई। ये क्या करते हैं, मृत पदार्थों को डिकम्पोज करते हैं। जैसे पौधे हैं, पौधे के अंदर जो ड्राई वेट है उसका कार्बनिक भाग होता है। जब ये मर जाते हैं तो उन पर ये अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे वो सरल तत्वों में टूट जाते हैं और वापस वो पृथ्वी पर मिल जाते हैं। तो डीकम्पोजर का काम आपका कौन करता है, जीवाणु भी करता है और कवक भी करता है। अब आइए, पारिस्थितिकी में इनकी भूमिका क्या है। पोषक तत्वों के रिसाइकलिंग में, बिल्कुल सही बात है। ठीक, यानी ये जो पोषक तत्व होते हैं उसकी ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। यानी कि जो जटिल या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं। दूसरा, मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, अभी मैंने बताया। मृत जीव जंतु हों चाहे पौधे हों, उनको अपघटित करके ये अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं और तत्वों को तोड़कर वापस पृथ्वी में छोड़ देते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का निर्धारण, बिल्कुल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का निर्धारण, क्योंकि गैसीय साइकिल में पदार्थों के चक्रण में इनका योगदान ज़्यादा होता है। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट है आपका, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण की जांच के लिए जैविक तरीकों का गठन करता है। ठीक, कौन सा मिट्टी के क्षरण की जांच के लिए। ठीक, पहला है क्रॉप रोटेशन। तो एक एक चीज को हम देखते हैं कि वास्तव में है क्या। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, यानी विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्रम में और किसी निश्चित समय में बोने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या है, किसी भी एरिया में, किसी निश्चित एरिया में, निश्चित समय में विभिन्न फसलों को एक निश्चित क्रम में बोने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहती है, क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन से मिट्टी का क्षरण भी क्या होता है, कम होता है। दूसरा है आपका काउंटर ट्रेसिंग। अब ये काउंटर ट्रेसिंग क्या होती है, काउंटर ट्रेसिंग को एक तरीके से हम छत की खेती भी बोलते हैं। ठीक है, छत की खेती जो खड़ी ढलान होती है, तो खड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में जब समतल पर खेती करते हैं तब उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं काउंटर ट्रेसिंग। इसमें मिट्टी का क्षरण होता है। ठीक है, इसमें मिट्टी का क्षरण होता है। तीसरे पे आते हैं मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग क्या होता है कि जैसे आपकी प्लास्टिक की सीट होती है, नीचे मिट्टी होती है, प्लास्टिक की सीट में जगह जगह छिद्र कर दिया जाता है और जहाँ जहाँ इसको छिद्र कर देते हैं वहीं वहीं बीज को बो देते हैं। तो मिट्टी से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और छिद्र वाले स्थान पर एक नए पौधे को जन्म देते हैं। थोड़ी डिस्टेंस रखते हैं इसको। तो इसमें भी मिट्टी के क्षरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, नहीं हो पाती है। ठीक है, बाकी घास की खेती आप जानते हो, घासें जो होती हैं मिट्टी को मजबूती के साथ पकड़ी रहती हैं, तो इससे क्षरण नहीं हो सकता है, इससे नहीं हो सकता है, इससे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो
कौन सी क्षरण के लिए जैविक तरीकों का गठन करता है? तो पहला, तीसरा और चौथा, दूसरा नहीं हो सकता है। तो इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहले हम ये देखेंगे कि वास्तव में परमाफ्रॉस्ट होता क्या है। तो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है कि ऐसे जमीन, ठीक है, ऐसी जमीन या ऐसी धरती जहां पर जो मिट्टी होती है वो 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पर भी कम से कम 2 वर्षों तक रही हो, और मतलब ऐसी धरती जहां की जो मिट्टी हो 0 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पर भी कम से कम 2 सालों के लिए रही हो, तो ऐसी जमीन को, ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट। क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, यह केवल आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। केवल ये आर्कटिक क्षेत्रों में तो है नहीं। दूसरा, यह एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है, बिल्कुल कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसमें अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्म अवशेष है। जाहिर सी बात है, जब वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री से क्या है? नीचे है। तो जब 0 डिग्री से नीचे है तो वहां पर कोई भी जीव जंतु या पौधे अगर दबे हों, मृत अवस्था में हो, तो यहाँ पर इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर कवक और जीवाणु का संक्रमण नहीं हो पाता है। इस वजह से वहाँ पे अवशेष क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से संरक्षित होते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आपके जो खाद्य पदार्थ हैं फ्रिज में बहुत लो टेम्परेचर पर रखे जाते हैं। बर्फ़ में बहुत सारी चीज़ें अगर दबा दी जाती हैं तो वो उसी तरीके से पड़ी रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर जीवाणुओं एवं कवकों की अभिक्रिया नहीं हो पाती है। तो जाहिर सी बात है कि परमाफ्रॉस्ट में जो अवशेष होते हैं वह अच्छी तरह से क्या हो सकते हैं? संरक्षित हो सकते हैं। तो इसका दूसरा भी ऑप्शन सही है, तीसरा भी ऑप्शन सही है। लेकिन यह केवल आर्कटिक क्षेत्रों में ही पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। आर्कटिक क्षेत्रों के अलावा भी, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र जो होते हैं वो इसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं, कम से कम 2 सालों तक वहाँ का टेम्परेचर क्या हो? 0 डिग्री से नीचे हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 एंड 3। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेलामाइन। मेलामाइन एक मिलावट सबसे अधिक निम्न में से किस में पाई जाती है? तो यहां पर देखिए, जो मेलामाइन होता है, ठीक है, मेलामाइन ये क्या होता है? एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त ये पदार्थ होता है। और इसका जो यूज होता है, इसका यूज किया जाता है थर्मोस्टेट, इसका जो यूज किया जाता है थर्मोस्टेट प्लास्टिक को बनाने में। चूंकि इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, तो जब इस मेलामाइन को दूध में मिला दिया जाता है, तो दूध में मिलाने के फलस्वरूप क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होने की वजह से जब उस दूध की हम टेस्टिंग करते हैं तो दूध में जो प्रोटीन का कंटेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, तो दूध में प्रोटीन के कंटेंट को क्या करता है? बढ़ा के बताता है, ठीक है। जबकि ये हानिकारक होता है, ऐसी बात नहीं कि फायदेमंद होता है, बट दूध में प्रोटीन के कंटेंट को ये क्या करता है? बढ़ा के बताता है, जिससे ये लगता है कि दूध में प्रोटीन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। तो मेलामाइन एक तरीके से अशुद्धि किस में मिलाई जाती है? आपके मिल्क में मिलाई जाती है। क्लियर? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने रॉस सी को दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र घोषित किया है? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो समुद्री क्षेत्र है वो है आपका
आर्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए। जो आर्कटिक क्षेत्र होता है यह सबसे बड़े जीवित समुद्री क्षेत्र होते हैं और इन्हीं के संरक्षण के लिए किसका गठन किया गया है? रॉस का। किसका गठन किया गया है? रॉस का। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डॉप्सन यूनिट कभी कभी खबरों में देखी जाती है, यह एक माप की इकाई है। तो डॉप्सन यूनिट जो होता है वह ओजोन की मोटाई को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। और आप जानते हैं ओजोन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल को ऊंचाई के आधार पर 4 सेक्टर में बांटा गया है। पहला है आपका ट्रोफोस्फीयर, दूसरा है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा है आपका मीजोस्फीयर और चौथा है आपका थर्मोस्फीयर। तो अब ये जो स्ट्रेटोस्फीयर में, इस स्ट्रेटोस्फीयर में यानी कि लगभग कितना 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाई जाती है? आपकी ओजोन मंडल या ओजोन लेयर पाई जाती है। और ये ओजोन लेयर करती क्या है? ये ओजोन लेयर पृथ्वी से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो ए बी सी 3 टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी की जो ए और बी टाइप की हैं इसको क्या कर देती हैं? वहीं से ये रिप्लेस कर देती हैं। जो लो पोटेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसी को यहाँ पे क्या करती हैं? वो नीचे आने देती हैं। तो यही जो आपका ओजोन लेयर है, इस ओजोन लेयर की मोटाई को नापने का जो यूनिट है उसी यूनिट को हम बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। और एक डॉप्सन में अगर हम ओजोन मॉलिक्यूल की बात करें तो एक डॉप्सन में 2.69 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक। और जो मोटाई नापी जाती है, ठीक है, एक अच्छी ओजोन लेयर की जो मोटाई नापी जाती है वो लगभग 300 से लेकर 500 डॉप्सन। ठीक है, 300 से 500 डॉप्सन मोटाई की जो लेयर होती है वो एक अच्छी ओजोन लेयर मानी जाती है। ठीक है, और एक डॉप्सन में होता है आपका 2.69 इंटू 10⁻16 ओजोन मॉलिक्यूल। तो जाहिर सी बात है कि ओजोन स्तर की जो मोटाई होती है वो किस में नापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये बी, डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है। डॉप्सन यूनिट के अलावा ओजोन स्तर की मोटाई नापने का एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट ओजोन मीटर। क्या बोलते हैं? अन्य भी एक मात्रक होता है फिल्ट्रेट ओजोन लेयर। ये भी एक यूनिट है डॉप्सन यूनिट की तरह, फिल्ट्रेट ओजोन लेयर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं M83। क्या बोलते हैं? M83। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये किसी निश्चित स्थान पर वातावरण में ओजोन की मात्रा को नापने का जो होता है उसको हम डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखो क्या है? इमिशन गैप रिपोर्ट। इमिशन गैप रिपोर्ट क्या बताता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बताता है। ठीक है, लेकिन कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन? जो जीवाश्म ईंधनों में पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला वगैरह। तो ये यूनाइटेड जो होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का ही ये क्या है? इसी के द्वारा गठित एक रिपोर्ट है। तो उस रिपोर्ट के तहत क्या होता है कि पहला, आर्थिक सहयोग और विकास अर्थव्यवस्था के संगठन में जीएचसी उत्सर्जन बढ़ रहा है। जीएचसी का मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ रहा है
और गैर ओसीडी ओजोन डिफ्लेक्सिंग सब्सटेंस इसको बोलते हैं, अर्थव्यवस्था में घट रहा है, इस बिल्कुल नहीं। इसका सीधा संबंध किससे है? आपके जीवाश्म ईंधनों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर हावी है। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ओनली 2। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोपाइल्स। ठीक है, ये पहले भी आपके टेस्ट पेपर में आ चुका है कि बायोपाइल्स ट्रीटमेंट यूज इन सॉइल पोल्यूशन ट्रीटमेंट रिमूव, किसको रिमूव करता है? ये तो बिल्कुल ट्रेडिशनल पार्ट है, पेट्रोलियम घटक को। तो अब देखिए यहां पे जो टर्म आया है बायोपाइल्स, ये होता क्या है? ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजी की एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं रीमेडिएशन। तो इस रीमेडिएशन के तहत क्या होता है? इसकी हिंदी होती है आपकी जैव उपचार। तो इस जैव उपचार में होता क्या है कि जैसे आप जानते हो किसी भी, ठीक, कोई भी प्रदूषक पदार्थ है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको रासायनिक पदार्थों की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे पदार्थों की जरूरत होती है जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैव उपचार एक ऐसी विधि है जिसमें हम प्रदूषित पदार्थों को जीवाणुओं एवं कवकों यानी कि जैविक गतिविधियों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम दूर करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया में जो बायोपाइल्स है, इस बायोपाइल्स के तहत क्या होता है कि मृदा में उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको हम दूर करते हैं। विशेष तौर से जो पेट्रोलियम युक्त हानिकारक पदार्थ हैं उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? जैविक संसाधनों यानी कि जीवाणुओं या कवकों का इस्तेमाल करते हैं। तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? बायोपाइल्स। ठीक है, तो यहां पे दिया है मृदा प्रदूषण के उपचार में प्रयुक्त जैव ढेर उपचार दूर करता है। किसको उपचार दूर करता है? पेट्रोलियम घटक के उपचार को दूर करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका 90 क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो ये है कि ब्राज़ाविले घोषणा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखो 12 अप्रैल 2018 को, कब? 12 अप्रैल 2018 को, ठीक है, एक डिक्लेरेशन हुआ, एक घोषणा हुई, और वो घोषणा कहती थी कि पीटलैंड के संरक्षण की इसमें बात की गई। किसमें? पीटलैंड। अब पीटलैंड क्या होता है? पीटलैंड एक ऐसी भूमि होती है जो एक प्रकार की आर्द्र भूमि होती है जो दुनिया के हर एक देशों में पाई जाती है। जैसे आर्द्र भूमि होती है ना, उसी तरीके से आपके पीटलैंड भूमि होती हैं। तो जो आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र भूमि का डिफिनीशन क्या है? ऐसा क्षेत्र जो जलमग्न हो, जिसमें जल की धारा कंटिन्यूअस बहती हो, दलदली क्षेत्र हो। तो ऐसे जगहों की जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? अधिक होती है, उच्च होती है। ये जैव विविधता से क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। तो पीटलैंड भूमि जो होती है वो भी बिल्कुल कैसी होती है? आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड जैसी होती है, और दुनिया के हर जगहों पर ये पाई जाती है। तो उन्हीं पीटलैंड भूमि के संरक्षण के लिए जो ब्राज़ाविले घोषणा पत्र है वो 12 अप्रैल 2018 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, और ये जो पीटलैंड भूमि है ये दुनिया के 3% भूमि पर क्या हुए? फैले हुए। जो वर्ल्ड के, विश्व के जितनी भी भूमि हैं उन भूमि के 3% एरिया पर आपके ये पीटलैंड भूमि क्या हुई है?
फैली हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनाइटेड फॉर बायोडायवर्सिटी गठबंधन, यूनाइटेड फॉर बायोडायवर्सिटी गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो यूनाइटेड फॉर बायोडायवर्सिटी, देखिए जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, हर टेस्ट में जैव विविधता से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, सभी टेस्टों में। तो इस टेस्ट पेपर में भी जो जैव विविधता से संबंधित जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूनाइटेड फॉर बायोडायवर्सिटी गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बात है मार्च 2020 की। कब? मार्च 2020 की। मार्च 2020 में जो आपका यूरोपीय कमीशन है, यूरोपीय कमीशन ने एक गठबंधन किया और उस गठबंधन का नाम रखा यूनाइटेड फॉर बायोडायवर्सिटी। और इस गठबंधन के तहत क्या किया गया कि जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, जो किसी न किसी रूप से क्या हो रहे हैं, ठीक, जो किसी न किसी रूप से नष्ट हो रहे हैं मानव गतिविधियों के कारण, तो उनके संरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, तो यूनाइटेड फॉर बायोडायवर्सिटी का जो गठबंधन है वह मार्च 2020 में किसके द्वारा लागू किया गया? यूरोपियन कमीशन के द्वारा लागू किया गया। और इसमें इस बात की चर्चा की गई कि कैसे हम जैव विविधता वाले क्षेत्रों का क्या करें? संरक्षण करें। ठीक है, तो आपके टेस्ट सीरीज में लगभग इतने क्वेश्चन थे। अब दूसरा, जो आपका एक तरीके से जो पहला क्वेश्चन था, आप ध्यान दीजिएगा कि पहले क्वेश्चन में जो चर्चा हुई थी कवक द्वारा, जो पारिस्थितिकी भूमिका जो कवक द्वारा निर्धारित की गई थी इस क्वेश्चन के अनुसार। तो अब थोड़ा सा यहां पे हम आपको और बता दें कि प्लांट्स यहां पे हैं और एनिमल्स यहीं पे हैं। ठीक है, देखो प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक। पहले उत्पादक कहा जाता था, पहले इनको उत्पादक कहा जाता था, लेकिन अब क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। तो क्यों प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है? क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे जो होते हैं पूरे जीव जगत के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर? और पौधे जो भोजन निर्मित करते हैं उन्हीं को एनिमल्स क्या करते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ग्रहण करते हैं। शाकाहारी डायरेक्ट ग्रहण करते हैं, फिर उन शाकाहारियों को कौन खाता है? मांसाहारी खाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर शाकाहारी तभी होंगे जब आपके पौधे होंगे। अगर पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी नहीं होंगे, शाकाहारी नहीं होंगे तो आपके मांसाहारी नहीं होंगे। अब तीसरा आता है इसी में डीकंपोजर। तो जो डीकंपोजर होते हैं, जिनको हम अपघटन करते हैं, ये एक तरीके से मृतोपजीवी होते हैं, यानी ये जीवित पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, हमेशा क्या करते हैं? मृत पदार्थों का सेवन करते हैं। तो चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, इनके अंदर जो ड्राई वेट होता है, जो इनके अंदर ड्राई वेट, जो शुष्क भार होता है, शुष्क भार में क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थों का जो भार होता है वही क्या होता है? शुष्क भार होता है। कार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बन के बने यौगिक, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह वगैरह। तो जब ये दोनों जंतु मर जाते हैं, जंतु और पौधे जब मर जाते हैं, तो इन्हीं पर मरने के बाद क्रिया कौन करता है? डीकंपोजर। और डीकंपोजर में कौन आते हैं? आपके जीवाणु और कवक।
तो जो पहले क्वेश्चन में आपके कवक की बात की जाती है, तो उस कवक के अंतर्गत क्या है, ये कवक इन मृत पदार्थों पर, मृत जंतु एवं मृत पौधों, इस पे अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने के बाद इनके अंदर जो ड्राई वेट था, जो शुष्क भार था, उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद उन पदार्थों को वो कहाँ मिला देते हैं, मिट्टी में। अब वो मिट्टी में पदार्थ चले गए। अब मिट्टी में पदार्थ जाने के बाद पौधे क्या करते हैं, पुनः इन पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं और पुनः पौधे इन पदार्थों को ग्रहण करके अपने अंदर प्रकाश संश्लेषण द्वारा फिर भोजन का निर्माण करते हैं। यानी उन्हीं तत्वों से ये अपने अंदर फिर ड्राई वेट का क्या करते हैं, जैव भार का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर जब मर जाते हैं तो फिर डीकंपोजर। तो इसका मतलब डीकंपोजर क्या करता है, तत्वों की रिसाइकलिंग भी करता है और मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भी करता है। और जाहिर सी बात है, जब तत्वों का रिसाइकलिंग करेगा तो नाइट्रोजन का भी क्या करता है, निर्धारण करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमारे किससे रिलेटेड थे, आपके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।